ये था स्वर और व्यंजनों का सामान्य सा एक परिभाषात्मक परिचय। अब बात आती है कि स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं, इसकी बात हम करते हैं। देखो, तो सबसे पहले हमने देखा क्या, वर्ण के प्रकार, और वर्ण के प्रकार कितने आए, दो। कौन कौन से आ गए, एक तो स्वर और दूसरा क्या आया, व्यंजन। स्वर के लिए हमने क्या कहा, स्वतंत्र उच्चारण। स्वर के लिए हमने क्या कहा, स्वतंत्र उच्चारण होगा, और इनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं, स्वतंत्र उच्चारण नहीं। अब जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है उसमें तो सहायता नहीं लेंगे, और जिसका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है इसमें सहायता ले लेंगे। अगली जो बात आती है वो आती है क्या, इनकी संख्या की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, स्वर की, और उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, व्यंजन की। तो अगला हमारा जो बिंदु रहेगा वो वाला क्या रहेगा, स्वर। मुख्य बिंदु हमारे सामने निकल के कौन सा आ गया, स्वर। किसे कहा जाता है, क्या होता है, कितने होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, इस संदर्भ में हम वार्ता आरंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात करें कि स्वर किसे कहा गया, तो स्वर वे वर्ण हैं, स्वर वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र बोले जाते हैं, जो स्वतंत्र बोले जाते हैं, अर्थात जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है। वे वर्ण जो स्वतंत्र बोले जाते हैं अर्थात जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है, या हम सरल शब्दों में यह भी तो कह सकते हैं ना, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती, यानी कि जो अकेले बोल दिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। अगला जो हमारा बिंदु आता है क्या आता है, वो स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु आ रहा है वो क्या आ गया, स्वरों की संख्या। और स्वरों की संख्या होती है मित्रों कितनी, 11। कितनी होती है, 11 है। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं वो बता रहा हूं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। वापस से समझना, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। कौन कौन से होते हैं, ए, आ, ई, उ, री। ये छोटी है, बड़ी री संस्कृत में ही चलती है, हिंदी में नहीं चलती। यदि आपसे पूछा जाए कि मूल भाषा में स्वर कितने होते हैं, तो हमारा जवाब होता है 13। मूल भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13। और हिंदी में कितने पढ़ते हैं, 11। दो स्वर कौन कौन से हैं जो हिंदी में नहीं है और मूल भाषा में थे, या जो हैं मूल भाषा में जो होता है, एक तो दीर्घ री चलता है। ध्यान देना, अगर एक बार घुंडी लगाएंगे तो यह है ऋस्व री जो हमने हिंदी में लिखी है। यदि यह घुंडी 2 बार लगा दी जाती है तो यह हो जाता है दीर्घ री, जो केवल संस्कृत में चलता है। एक तो ये वाला स्वर, और इसके अलावा एक स्वर होता है री, ले के नीचे री की मात्रा वाला, ले के नीचे री की मात्रा वाला, जो उच्चारण स्थान के आधार पर जब वर्णों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तब मैं इसके बारे में और चर्चा करूंगा। तो ये वाला जो बिंदु, ये दोनों जो स्वर होते हैं, ये दोनों स्वर संस्कृत व्याकरण में प्रचलन में हैं आज भी, और इसीलिए संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13। और संस्कृत में इन स्वरों को नाम से जाना जाता है, किससे, अच से। क्या कहा जाता है, अच कहा जाता है। संस्कृत में स्वरों की संख्या 11 नहीं 13 होती है, त्रयोदश होती है। और संस्कृत में स्वरों को किस नाम से संबोधित किया जाता है, अच के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ए, और ए के बाद में आता है आई, आई के बाद में आता है ओ, और ओ के बाद में आता है औ। अर्थात मेरा कहने का आशय यह है कि हमारे हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, 11। और 11 कौन कौन से हैं जो आपके सामने मैंने लिपिबद्ध कर दिए हैं। अब अगला जो तथ्य आता है वो यहां से नहीं आता, हमारे दिमाग में, हाँ बिल्कुल मैं समझ गया, हमारे दिमाग में सवाल यह उठ रहा है कि सर ओ के बाद में हम 2 वर्ण और लिखा करते हैं, जो छोटी क्लास में हम पढ़ते आ रहे थे। एक ओ के बाद में 2 वर्ण हम कौन कौन से लिखा करते हैं, एक तो लिखते हैं अंग और एक लिखा करते हैं अह।
इनको क्या कहोगे? अगर इनको आप स्वरों में नहीं पढ़ते तो कहाँ लिखोगे? क्योंकि अभी मैंने मूल स्वरों में 13 में भी इनको स्थान नहीं दिया, हिंदी के 11 स्वरों में भी इनको स्थान नहीं दिया, जबकि छोटी क्लासों से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ए आई में कितने अक्षर साहब 13, कौन कौन से होते हैं, तो ऐसे लेकर के अंग अह तक हम बोल रहे थे, अह तक हम बोल रहे थे। तो इन दोनों को हमने स्वरों में शामिल नहीं किया, तो ये दोनों है क्या? सबसे पहली बात तो बहुत बार ये हो जाता है ना कि यह हमारे व्यक्ति या यह हमारे वर्ग का नहीं है, तो पहला सवाल ये उठता है कि यह अगर तुम्हारे वर्ग का नहीं है तो है कौन से वर्ग का? वही वाली बात यहाँ भी लागू हो रही है कि ये दोनों वर्ण स्वर नहीं है, तो पहला सवाल ये उठता है कि चलो मान लिया ये स्वर नहीं है, पर है क्या? तो ध्यान देना, इन दोनों वर्णों को कहा जाता है अयोगवाह्य। क्या कहा जाता है? अयोगवाह्य कहा जाता है। ये दोनों ध्वनियां जो हैं वो क्या कहलाते हैं? अयोगवाह्य ध्वनियां कहलाती हैं। अब सवाल ये उठ जाता है कि ये अयोगवाह्य क्या चीज आ गई? बिल्कुल एक एक चीज को पढ़ना है, बहुत माइनर पढ़ना है हमें। कोई भी चीज तथ्य है, आपके जहन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल और शंका उत्पन्न होनी नहीं चाहिए। हम एक एक बात को बहुत बारीकी से जानेंगे, एक एक बात पर बहुत बारीकी से चर्चा करेंगे, बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे इस चीज का। बात आ गई कि अयोगवाह्य, चलो मान लिया अयोगवाह्य कह दिया, पर सवाल ये उठता है ये अयोगवाह्य क्या है? हालांकि जब हिंदी के अन्य वर्ण पढ़ेंगे तब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी इतना ध्यान रखना क्या कि ए, योग और वाह है, ये इसमें 3 पद हैं। एक तो ए, एक योग और एक वाह है। एक उपसर्ग के रूप में जुड़ा हुआ है जो यहाँ पर नहीं का अर्थ दे रहा है। किसका अर्थ दे रहा है? नहीं का अर्थ दे रहा है। योग का अर्थ होता है जोड़, योग का अर्थ क्या होता है मित्रों? जोड़। और वाह का मतलब होता है वहन होना, अर्थात ऐसे वर्ण जो जुड़कर वहन नहीं होते। किसके साथ वहन नहीं होते? व्यंजनों के साथ वहन नहीं होते। ऐसे वर्ण जो व्यंजन वर्णों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते, केवल स्वरों के साथ जुड़कर वहन होते हैं, वो अयोगवाह्य वर्ण कहलाते हैं। अभी इतना सा ध्यान रखना। अब इन दोनों अयोगवाह्य वर्णों का भी अलग अलग नाम है। जैसे इसको तो कहा जाता है अनुस्वार, इसको तो क्या कहा जाता है? अनुस्वार। और इसको कहा जाता है विसर्ग। क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। अर्थात एक वर्ण तो है हमारे पास अनुस्वार और दूसरा वर्ण है विसर्ग। और इन अनुस्वार और विसर्ग को दोनों को एक नाम में अगर हम संबोधित करना चाहें तो वह एक नाम होगा अयोगवाह्य वर्ण। वह एक नाम क्या होगा? अयोगवाह्य वर्ण। तो हमें ये बात पता चल चुकी कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। 11 कौन कौन से हैं? तो 11 हमारे सामने लिखे जा चुके हैं। 2 वे वर्ण जो हम छोटी क्लासों से स्वरों के साथ लिखते पढ़ते आए हैं लेकिन वास्तव में स्वर नहीं होते, वो दोनों वर्ण क्या कहलाते हैं? वो दोनों वर्ण अयोगवाह्य कहलाते हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे जो हमारा आगे वाला जो अन्य वर्णों का बिंदु आएगा उसके संदर्भ में। फिलहाल हम इन 11 का ही वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो अगला जो हमारा बिंदु आरंभ होगा वो कौन सा होगा? इन स्वरों का वर्गीकरण। अगला जो बिंदु आरंभ होगा वो कौन सा होगा? स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? देखो, स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। मैं बार बार बोलूंगा ये चीज, कौन कौन से होते हैं ये भी मैं बार बार लिखूंगा। ए, आ, ई, दीर्घ ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। अब वर्गीकरण का मतलब क्या है? अपने को इन स्वरों को बांटना है। हम इन स्वरों को 11 के 11 स्वरों को बांट बांट के पढ़ेंगे। देखो कैसे। सबसे पहले मैं इनको बांटने का आधार ले रहा हूं मात्रा के आधार पर। सबसे पहले 11 इन स्वरों को बांटेंगे किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। और मात्रा के आधार पर कितने भागों में बांटेंगे इनको? केवल 3 भागों में। कितने भागों में बांटेंगे? केवल 3 भागों में। मैं वापस से बता रहा हूं, ये चीज ध्यान से सुनना। स्वरों के वर्गीकरण में सबसे पहले इनको विभाजन करने का आधार जो मैं ले रहा हूं वो कौन सा ले लिया है? मात्रा के आधार पर। कौन सा आधार लिया है? मात्रा के आधार पर। और मात्रा के आधार पर कितने प्रकार हैं इसके? 3। मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं? 3। कौन कौन से हैं? नाम समझना। सबसे पहला है हर्ष स्वर। इसमें कई बार एक लिखने की वर्तनीगत अशुद्धि करते हैं, हम इसको ऋस्व लिख देते हैं। लिखते हैं ऐसे, ध्यान देना, ये नहीं है, यह होगा। हाँ, ये शब्द शुद्धि में आएंगी ये चीजें। ये हर्स्व है रे पूरा है, इसमें है आधा है और से दंते वाला से आधा और उसके बाद में वह वर्ण है। वापस से लिख रहा हूं है और ये इसके साथ में पूरा रे जुड़ा हुआ है, हर्स्व स्वर। अब अपने को ये नाम तो याद रहता है, तो परीक्षा बनाने वाला जो पेपर में जो पेपर बनाएगा परीक्षा में वो ये वाला नाम नहीं देता है, दूसरा नाम दे देता है। जैसे नाम दे दिया लघु। क्या नाम दे दिया? लघु। नाम दे दिया छोटा। शब्दों पे गौर करना। क्या नाम दे रहा है? हर्ष में क्या दे रहा है? लघु, छोटा।
अन्य नाम इसका जो हमें मिल सकता है वो क्या मिल सकता है? एक मात्रिक। क्या मिल सकता है? एक मात्रिक। हमें यह नाम भी मिल सकता है मूल, और हमें यह नाम भी मिल सकता है अखंडित। वापस से बता रहा हूं, मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने नाम हैं? 3। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, लघु या छोटा या एकमात्रिक, मूल या अखंडित। दूसरा जो नाम आता है, हाँ वो वाला समझना, ह्रस्व का दीर्घ। अब ये शब्द मैं इसके नीचे इसलिए लिख रहा हूं, एक बार पूछा क्या गया, विलोम पूछ लिया, ह्रस्व का विलोम क्या होगा, और विकल्प में क्या क्या दे दिया? दीर्घ दे दिया, बड़ा दे दिया, गुरु दे दिया। अब जवाब पूछ रहा है क्या, सवाल का जवाब क्या पूछ रहा है वो, कि ह्रस्व का विलोम क्या होगा। वापस से समझना, ह्रस्व का विलोम क्या होगा। विकल्प में दीर्घ भी दिया गया है, गुरु भी दिया गया है, और बड़ा भी दिया गया है। अब हमारे जहन में यह आता है कि ह्रस्व का मतलब तो छोटा होता है, अब पहला ही विकल्प हमें बड़ा मिलता है, तो आंसर हो जाए बड़ा। चलो कोई विद्यार्थी ये सोचेगा कि बड़ा तो छोटा का विलोम होता है, तो गुरु लिख दो। गुरु भी नहीं लिखोगे तो दीर्घ वाला क्यों होता है? ध्यान देना, ह्रस्व का विलोम केवल और केवल क्या होगा? दीर्घ। लघु का विलोम क्या होगा? गुरु। और छोटा का विलोम क्या होगा? बड़ा। जब हम विलोम शब्द पढ़ेंगे उस समय इस बात पे मैं चर्चा करूंगा कि तत्सम शब्द का विलोम तत्सम होता है, तद्भव शब्द का विलोम तद्भव होगा, देशज का विलोम देशज होगा। ध्यान देना ना इस बात पे। जैसे प्रत्ययों में और उपसर्गों में नियम लगते हैं ना, ठीक उसी प्रकार के विलोम में भी नियम लगते हैं। जैसे उपसर्गों में पढ़ते हैं कि तत्सम शब्दों के साथ संस्कृत के उपसर्ग होंगे, तद्भव शब्दों के साथ हिंदी के उपसर्ग होंगे, विदेशी शब्दों के साथ विदेशी उपसर्ग होते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी यह बात ध्यान देने वाली है क्या, कि मूल भाषा या संस्कृत के शब्दों का विलोम भी संस्कृत में ही होता है, हिंदी भाषा के शब्दों का विलोम भी हिंदी में ही होता है। अर्थात तत्सम का विलोम तत्सम में होगा और तद्भव का विलोम तद्भव में होगा। तो ह्रस्व का विलोम क्या होगा? दीर्घ। लघु का गुरु, छोटा का बड़ा। और ध्यान दो, एक मात्रिक की जगह हमें यहाँ पर दूसरा नाम क्या मिल सकता है? द्विमात्रिक। क्या मिल सकता है? द्विमात्रिक। अब अखंडित की जगह हमें क्या मिल सकता है? खंडित। ये क्या है, इनका चक्कर समझो। ये मूल हैं, ये वाले संधि स्वर हैं, ये दूसरे आएंगे वो कौन से आएंगे? संधियों से बनने वाले होंगे। दूसरे वाले जो आएंगे वो किससे बनने होंगे? संधि से बनने होंगे। अब देखो कैसे बनते हैं, क्या चीज है। तीसरा जो नाम होता है स्वरों का मात्रा के आधार पर, वो प्रकार होता है प्लूत स्वर। वापस से बता रहा हूं, मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने हैं? 3। मैंने केवल नाम उल्लेख किए हैं। पहला कौन सा? ह्रस्व। दूसरा कौन सा? दीर्घ। और तीसरा कौन सा? प्लूत। अपने को हर्ष का, या हमें इस हर्ष के पर्यायवाची के रूप में क्या क्या दे सकता है? लघु, छोटा, एक मात्रिक या मूल। और दीर्घ के पर्याय शब्दों में क्या दे सकता है? गुरु स्वर या बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर या खंडित स्वर या संधि स्वर। अब कौन कौन से हैं ह्रस्व या हर्स्व, कौन कौन से हैं दीर्घ, और कौन कौन से हैं प्लूत? अब इस बारे में बात करते हैं। ध्यान दो, एक बार देखें। सबसे पहला में कौन सा लिया? ह्रस्व स्वर। दूसरा कौन सा लिया? दीर्घ स्वर। और तीसरा कौन सा लेंगे? प्लूत स्वर। तीसरा कौन सा लेंगे? प्लूत स्वर। हमें केवल अब तक नाम पता है, क्या क्या? कि ह्रस्व है, दीर्घ है और प्लूत है। ह्रस्व के अन्य नाम हमें पता चल चुके हैं, क्या क्या? ह्रस्व का अन्य नाम मिल सकता है छोटा, एक मात्रिक, लघु, अखंडित या मूल। इनको एक मात्रिक क्यों कहा? क्योंकि बांटने का आधार क्या है? मात्रा। ये तीनों प्रकार किस आधार पे हैं? मात्रा के आधार पर। तो ध्यान से समझना, एक एक चीज बता रहा हूं। वे स्वर जिनकी केवल एक मात्रा मानी जाती है, केवल क्या मानी जाती है? एक मात्रा मानी जाती है। मात्रा के आधार पर पता चल चुका कि वे स्वर जिनकी केवल एक मात्रा मानी जाती है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, अर्थात एक मात्रिक स्वर कहते हैं, अर्थात छोटे स्वर कहते हैं। अब एक ही मात्रा है, अब मात्रा कभी आधी हो नहीं सकती। मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी भी स्वर को हम आधा नहीं लिख सकते, तो मात्रा आधी नहीं की जा सकती, इसका मतलब एक को और तोड़ा नहीं जा सकता। अतः इनका दूसरा नाम हमें मिलता है अखंडित। वापस से बता रहा हूं, इनके जो मैंने नाम बताए थे आपको, इनके जो मैंने आपको नाम बताए थे, उन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं। उनके हम नामों की चर्चा करें तो जो 3 नाम आए थे, क्या क्या?
एक तो नाम आया था अखंडित महत्वपूर्ण में, एक आया था एक मात्रिक, और एक मैंने इनको नाम लिखा था मूल, और दो शब्द और लिखे थे, वो लिखे थे हर्षु के पर्यायवाची शब्द। कौन कौन सा? छोटा और लघु। अब अखंडित क्यों कहा? इन स्वरों की मात्रा कितनी होती है? एक मात्रा। कितनी मात्रा होती है? एक मात्रा। यदि किसी स्वर की मात्रा एक होती है तो एक मात्रा को तो आधा कर ही नहीं सकते। अगर एक मात्रा को आधा कर दिया तो स्वर आधा हो जाएगा। कभी हमें देखने को मिला है कि ए आधा है या ऐसे? नहीं होता। अर्थात किसी स्वर को आधा किया ही नहीं जा सकता, किसी स्वर को आधा किया ही नहीं जा सकता। अब हम किसी स्वर को आधा नहीं कर सकते, हम किसी स्वर को आधा नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यह हुआ कि मात्राएं आधी नहीं होती, अर्थात ये अखंडित होते हैं। ये क्या होते हैं? अखंडित होते हैं। दूसरी बात हमें क्या पता चल चुकी कि इन स्वरों के निर्माण में किसी अन्य स्वर का कोई योगदान नहीं रहता, ये अपने मूल रूप में रहते हैं, या भगवान शिव के डमरू से इनका उच्चारण हुआ माना जाता है, तो ये मूल स्वर हैं। मात्राएं इनकी कितनी मानी जाती हैं? एक। अतः इनको क्या कहा जाता है? एक मात्रिक। क्या कहा जाता है? एक मात्रिक कहा जाता है। ये वाली चीज भी हमें बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला सवाल आता है क्या कि कौन कौन से हैं। अगला सवाल यह आता है कि कौन कौन से हैं। तो ध्यान देना, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं इन 11 में से 4? तो ध्यान दो, एक तो होता है ए, एक तो कौन होता है? ए, एक होता है ई, एक होता है उ, और एक होता है री। एक क्या होता है? री। वापस से बता रहा हूं, एक तो स्वर है अपना कौन सा? ए, एक है ऋस्व ई, एक है ऋस्व उ, और एक है कौन सा? ह्रस्व री। अर्थात ए, छोटी ई, छोटा उ और री भी कौन सी? छोटी। ये कितने हो गए संख्या में? 4। वापस से बता रहा हूं, वे स्वर जिनकी एक मात्राएं होती हैं, एक ही मात्रा होती है, तथा जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, जो अपने मूल रूप में होते हैं, जो अखंडित होते हैं, उन्हें हर्षु स्वर कहा जाता है, छोटा स्वर कहा जाता है, लघु स्वर कहा जाता है, जिनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से? ए, ई, उ और री। अब बात आती है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की बात करें तो इनकी मात्राएं कितनी होती हैं? 2। पहली बात, इनकी मात्रा कितनी होती है? 2। इनको द्विमात्रिक स्वर कहा था, इनको खंडित कहा था, क्योंकि 2 को आधा भी कर सकते हैं। जैसे आ है, आ टूट सकता है ए और एम में। बड़ी ई है, बड़ी ई टूट सकती है छोटी और छोटी ई में। दीर्घ संधि में हम पढ़ेंगे इन चीजों को। तो इनको खंडित स्वर भी मैंने नाम दिया था। अब 2 मात्रा वाले स्वर होते हैं जिनको दीर्घ स्वर कहा जाता है, और इन स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7। 7 और 4 कुल कितने हो गए? 11। अब हमारे जहन में पहले ही सवाल आ गया कि सर आपने तो 11 तो यही लिख दिए, तो ये जो प्लूत स्वर होता है ये कहाँ जाएगा? इसके लिए तो कोई स्वर ही नहीं बच रहा, इसके लिए भी स्वर आएंगे, देखना भी। तो अभी बात करते हैं दीर्घ स्वर में कितनी मात्राएं होती हैं? 2। और ऐसे स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7। कौन कौन से? जो हर्ष के अलावा बच गए वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। देखो, ए यहाँ आ गया तो एक तो आ, छोटी यहाँ आ गई तो यहाँ पर ई, उ यहाँ आ गया, ऊपर आ गया तो बड़ा उ, री के बाद में आता है ए, आई, ओ और औ। ये जो 7 स्वर होते हैं ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। अब छोटे छोटे प्रश्न इनसे रिलेटेड जो हमारे जहन में उठते हैं, पहले मैं उनका जवाब दूंगा, फिर उसके बाद हम प्लूत स्वर की बात करेंगे। इसी मात्रा से संदर्भ में उठते हैं वो क्या? जैसे एक तो यह आता है कि ए और एक ये ओ, इनकी हमें लगने में ऐसा लगता है जैसे केरल हमें लिखने को दे दिया जाए तो हम के ऊपर एक ही एक मात्रा लगा रहे हैं, ये वाली। तो हमें ऐसे लगता है कि हमने तो के ऊपर एक ही मात्रा लगाई और एक ही है, तो आपने इसको 2 मात्राओं में क्यों गिना? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जैसे ओ की मात्रा लगानी है अपने को, ओ की मात्रा, जैसे मैंने कहा कि कोटा। अब कै पे ओ की मात्रा जुड़ी हुई है, दिखने में हमें एक ही मात्रा दिख रही है। फिर आप कहोगे कि सर अगर इस पे एक ही मात्रा दिख रही है तो आपने इसको 2 मात्राओं में क्यों लिख दिया? तो ये चीज समझना कि जो ए और जो ओ है, इस ए का निर्माण होता है ए प्लस ई से। अर्थात जब ए और ई स्वर जुड़ते हैं तो ए स्वर बनता है। एक तो ये चीज ध्यान रखने की है। जो ओ होता है, ओ, ये बनता है ए और उ के जुड़ने से, कि जब ए और उ को जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा? ओ। अब ए की मात्रा कितनी होती है? 1। छोटे उ की मात्रा भी कितनी है? 1। ये तो अपने को पता है, ये रहा ए और ये रहा उ। तो ए और उ की मात्रा 1-1 होती है, तो इन दोनों की मात्राओं को जोड़ेंगे तो मात्रा कितनी हो जाएंगी? 2। समझ में आ गया होगा? ठीक वही यही बात यहाँ लागू भी होती है कि ए की कितनी मात्रा है? 1। छोटी की कितनी मात्रा है? 1। 1 और 1 मात्रा को जोड़ेंगे तो कितनी मात्रा हो जाएंगी? 2। अर्थात छोटी ई और ए जुड़ करके, सॉरी, ए और छोटी ई जुड़ के ए बन रहा है, तो मात्राएं भी कितनी होंगी? 2। पहला सवाल तो ये वाली बात। अब बात आती है कि मैंने इनको संधि स्वर क्यों कहा था, वो वाली चीज समझनी है। यहाँ पर इनको मैंने संधि स्वर क्यों कहा था, ध्यान देना। जैसे आ है, आ बराबर होता है ए प्लस ए। जैसे है दीर्घ ई, दीर्घ ई का निर्माण होता है ऋस्व ई प्लस ऋस्व ई।
ऐसे दीर्घ ऊ का निर्माण होता है रिस्व ऊ प्लस रिस्व ऊ से। इन सब की एक एक मात्रा है, इन सब की एक एक मात्रा है, तो मात्राएं जुड़ जुड़ के कितनी हो जाएंगी? दो दो। अब इन सब का निर्माण होता है आ बड़ी और बड़ा ऊ। कौन सी संधि में बनते हैं? दीर्घ में। कौन सी संधि में बनते हैं? दीर्घ संधि में। अर्थात इन तीनों को हम दीर्घ संधि के स्वर भी कह सकते हैं। आ बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये कौन सी संधि के स्वर कहलाए? दीर्घ संधि के। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण कौन सी संधि से हो रहा है? दीर्घ वाली संधि से हो रहा है। अब बात आती है किसकी? ए, ऐ, ओ और औ की। तो जो ए है ए, ये ए बनता है किससे? ए और ई के जुड़ने से। ए और ई के जुड़ने से। जो ऐ होता है वो बनता है ए और ए के जुड़ने से। जो ओ होता है अभी मैंने आपको बताया था, ये बनता है ए और ऊ के जुड़ने से। और जो औ होता है वो बनता है ए और ओ के जुड़ने से। ए और ओ के जुड़ने से। अब इन चारों स्वरों की बात करी जाए तो इनमें एक तरफ तो ए है, एक तरफ क्रम से ई, ए, ऊ और ओ है। तो इन चारों वर्णों का या इन चारों स्वरों का जो निर्माण हो रहा है वो ए के योगदान से हो रहा है। अब ध्यान देना, यहां पे ये वाली चीज मैं थोड़ी देर के लिए हटाऊं। संधि स्वर का कारण बता रहा हूं और इसके साथ एक नई चीज और बताऊंगा आपको। जैसे एक मात्रा जिसको आप ए बोल रहे थे, एक मात्रा का जिसे हम ए मान रहे थे, ये वाला ए और ई के योगदान से बना या योग से बना। ओ बनता है ए और ऊ के योग से। तो इस ए को और इस ओ को तो हम बनाते हैं कौन सी संधि में? गुण संधि में। कौन सी संधि में बनाते हैं? गुण संधि में। और जो ऐ है, जो ये ऐ वाला जो स्वर है, ऐ जो स्वर है हमारे पास ये रहा, और एक जो औ जो स्वर है, इन दोनों स्वरों का निर्माण होता है कौन सी संधि में? वृद्धि संधि में। कौन सी संधि में होता है? वृद्धि संधि में होता है। और इन दोनों गुण संधि से और वृद्धि संधि से जो ये चारों स्वर बना करते हैं, इनको इन दीर्घ स्वरों के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण नाम दिया जाता है जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये चारों के चारों स्वर जो क्रम से गुण और वृद्धि संधि से बने हैं, इन चारों स्वरों को जो एक नाम दिया जाता है वो वाला नाम क्या है वो बता देता हूं आपको। इन चारों स्वरों को एक नाम देंगे और वो नाम है, आप लोगों के लिए याद रखना है इस चीज को, क्या? संयुक्त स्वर। इन चारों को जो एक नाम दिया जाता है वो नाम क्या दिया गया है? संयुक्त स्वर। अर्थात प्रश्न पूछा गया है, जैसे वहां पर मूल के अपन विलोम में संयुक्त को समझ बैठते हैं, अखंडित के विलोम में संयुक्त को समझ बैठते हैं गलत फहमियों की वजह से। तो ये चीज ध्यान रखने की, बहुत अच्छे से याद रखने वाला तथ्य है क्या? कि संयुक्त स्वरों की संख्या केवल कितनी होती है? 4। इसमें यहाँ पर दीर्घ संधि के तीनों स्वरों को शामिल नहीं करेंगे, उनको अलग हटाते हुए बचे हुए 4 को शामिल करके आपको संयुक्त स्वरों की संख्या बतानी होगी। इसमें ए, ऐ, ओ और औ। वापस से बता रहा हूं, मात्रा के आधार पर 2 प्रकार का स्वर जो मोटे मोटे दिख रहे हैं, ह्रस्व और दीर्घ, ये 2 प्रकार हम संधियों में बहुत ज्यादा काम में लेते हैं। प्लुत स्वर का हम संधि में प्रयोग नहीं करते, लेकिन ये पढ़ना है क्या है अभी बताऊंगा। पहले ध्यान देना, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4, ए, ई, ऊ और री। उसके बाद में दीर्घ स्वर 2 मात्रा वाले स्वर होते, संख्या में कितने हैं? 7, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। अब इन आ, ई और ऊ, इन तीनों को तो हमने कहा है दीर्घ संधि के स्वर, और ये बचे हुए चारों क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर। ये बचे हुए चारों क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। यहां तक की बात क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे किसकी तरफ? प्लुत स्वर की। ये कि प्लुत स्वर क्या है देखो। पहले तो इसकी परिभाषा समझेंगे, प्लुत कहा किसे जाता है? प्लुत कहा किसे जाता है? तो प्लुत के लिए ध्यान रखना है क्या? किसी स्वर को लगातार लंबे समय तक, किसी स्वर को लगातार लंबे समय तक उच्चारित किए जाने से वह प्लुत रूप धारण कर लेता है। समझना है इस चीज को। यदि किसी स्वर को लंबे समय तक लगातार बोला जाए, लगातार बोला जाने का मतलब समझना, जैसे मैं बोल के बता रहा हूं, मैं बोलूंगा आ आ आ आ। अब हालांकि मैं लगातार तो बोल रहा हूं, लंबे समय तक तो बोल रहा हूं, पर क्या मैंने लगातार आवाज निकाली? लगातार तो होगा आ। जैसे कि संगीत ध्वनियों में हम देखते हैं, गायक जो होता है, मुख्य गायक हो, चाहे कोरस गायक हो, चाहे सह गायक हो या सह गायिका हो, बहुत बार क्या करते हैं, अपना गायन शुरू करने से पहले एक धुन लेते हैं, हाँ
इस प्रकार से करते हैं। कई बार हम प्रार्थना का उच्चारण करते समय हे शारदे माँ, अंतिम वाली ध्वनि को लंबे समय तक बोल रहे हैं। और लंबे समय तक जो बोली जाने वाली ध्वनियां होती हैं उनको लिखने का एक तरीका भी होता है। जैसे दूर हमारे भैया खड़े हैं या पास में हमारे भैया खड़े हैं तो बोलने के दो तरीके होंगे। अगर पास में भैया होंगे तो ऐसे बोलेंगे भैया, यदि दूर भैया हैं तो हम बोलेंगे भैया। दोनों चीजों को समझना, ये वाला आपको पढ़ने को मिलेगा ऐसे। ये जो चिन्ह है ये एस की तरह जो दिखाई देने वाले ये चिन्ह, इन पे गौर करना। ये जो चिन्ह है जो एस की तरह हमें दिखाई दे रहे हैं, ये चारों के चारों, ये जो चारों के चारों एस की तरह हमें दिखाई दे रहे हैं, इन पे गौर करनी है हमें। कौन कौन से पे? ये चार, भैया के बाद में जो लगे हुए हैं इन चारों पे। ये चारों के चारों वो चिन्ह हैं जो दीर्घ स्वर को शो करते हैं, दीर्घ स्वर को। और दीर्घ स्वर को शो करने के साथ साथ ये बताते हैं कि इनसे पहले वाला जो ये आ जुड़ा हुआ है किसमें? भैया में। भैया में जो आ जुड़ा हुआ है ये लंबे समय तक लगातार बोला गया है। मेरा कहने का मतलब यह है, वापस से समझना, जैसे इस चीज को मैं वापस से बताऊं कि मेरे को बोलना है भैया, अगर मेरे पास में भैया खड़े हैं तो मैं बोलूंगा भैया, लिखूंगा भैया। लेकिन भैया मुझसे दूर है तो अंतिम वाला जो ये आस्वर है, अंतिम जो ये आस्वर की मात्रा जुड़ी हुई है, ये वाला जो आस्वर जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ये रहा, ये आस्वर लंबे समय तक बोला गया है। ये दो मात्राओं का साइन होता है। ये एस की तरह जो होता है वो छंदों में दो मात्राओं को शो करता है, और अगर खड़ी पाई हो तो वो एक मात्रा का संकेत होता है। तो यहाँ पर जो ये एस की तरह में दिख रहा है ये दीर्घ स्वर का संकेत है, अर्थात अंतिम वाला दीर्घ स्वर लंबे समय तक बोला गया है भैया। अर्थात अंतिम वाला आ लंबे समय तक बोला गया ताकि वहां तक आवाज हमारी पहुंच सके, ताकि वहां तक हमारी ध्वनि जा सके। जैसे मम्मी हमारे पास में बैठी है तो हम बोलेंगे मम्मी, लेकिन अगर मम्मी हमसे दूर है तो हम आवाज देंगे कैसे? मम्मी। ये तो पास में, अगर दूर हो गए तो मम्मी। अर्थात ये अंतिम वाली जो ध्वनि है दीर्घ ई, इसको हमने लंबे समय तक उच्चारित कर दिया। और जैसे ही लंबे समय तक उच्चारित कर दिया तो ये जो दीर्घ ई है, ये वाला जो दीर्घ ई का रूप था, ये कौन सा रूप है? प्लूत रूप है। ये कौन सा रूप है? प्लूत रूप है। परिभाषा से समझो, यदि किसी स्वर को लंबे समय तक लगातार बोला गया तो कौन सा रूप धारण कर लेता है? प्लूत रूप धारण कर लेता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे परिभाषा की बात कर रहे हैं, प्लूत रूप कब बनेगा? जब लंबे समय तक लगातार बोला गया। छोटा बच्चा है मिट्टी खा के आ गया, छोटा बच्चा है मिट्टी खा के आ गया, माँ को या पिता को बुरा लगता है, उसके गाल पे तमाचा रख दिया, लंबे समय तक बच्चा रो रहा है आ, तो वो आ की जो ध्वनि आ रही है वो प्लूत ध्वनियां होंगी। कहने का मतलब यह है कि उसने आ स्वर का लंबे समय तक उच्चारण कर दिया। ई कर रहा है तो ई स्वर का लंबे समय तक उच्चारण कर रहा है। तो यदि किसी स्वर का लंबे समय तक लगातार उच्चारण हो जाता है तो वह प्लूत रूप धारण कर लेती है, अर्थात उसे प्लूत ध्वनि कहा जाता है। अब बात यह आ जाती है कि प्लूत स्वर कौन कौन से होते हैं। हमने 11 के 11 स्वरों को तो दीर्घ और गुरु में ऋस्व और दीर्घ में बांट दिया, हर्ष और दीर्घ में बांट दिया। अब इन 11 में से स्वर तो कुछ बचा नहीं, तो प्लूत कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान देना, प्लूत स्वरों की संख्या होती है 8। प्लूत जो स्वर होते हैं, इन प्लूत स्वरों की संख्या होती है कितनी? 8। परिभाषा समझ में आई क्या? कि यदि किसी स्वर को लंबे समय तक बोला गया, तो मैं यहां पर हिंट में लिख रहा हूं क्या? लंबे समय तक उच्चारित स्वर, लंबे समय तक लगातार उच्चारित स्वर, लंबे समय तक लगातार उच्चारित स्वर, लंबे समय तक लगातार उच्चारित स्वर क्या होते हैं? प्लूत। और इनकी संख्या कितनी होती है? 8। वो 8 कौन कौन से हैं? देख, तो एक तो होता है ए, कितनी बहुत देर तक बोलते रहो, ए की ध्वनि आएगी। ए के बाद में एक आता है आ, एक आता है दीर्घ ई। ये दीर्घ ई लिखते हैं आपके जहन में सवाल आ रहा है कि सर अगर आपने हर्ष स्वर में से ए को ले लिया और उसके बाद में दीर्घ का आ लिया है और दीर्घ की ई ली है तो ऋस्व की ई क्यों नहीं ली? सवाल उठना चाहिए, जवाब भी आएगा। क्या है वजह? समझो कि मैं ए को कितनी भी देर तक बोलूंगा लेकिन परिवर्तित रूप आ नहीं आएगा, ए ही रहेगा। लेकिन जैसे यदि अपन ऋस्व स्वर को, जैसे हम ऋस्व स्वर को बोलना आरंभ करेंगे, ई छोटी, ई बड़ी और ई करते रहे, तो जैसे ही आप छोटी ई को लंबे समय तक लगातार बोलोगे तो छोटी ई पहले कौन से में बदलेगी? दीर्घ ई में। किस में बदलेगी? दीर्घ ई में। और उसके बाद दीर्घ ई किस में बदलेगी? प्लूत में। इसका मतलब यह हुआ कि छोटी ई का तो प्लूत सीधे बना ही नहीं ना। मेरा कहने का मतलब यह है कि ऋस्व ई और ऋस्व उ और ऋस्व री, ये तीनों के तीनों स्वर दीर्घ नहीं बनते, सॉरी प्लूत नहीं बनते। क्यों? क्योंकि ये तीनों ऋस्व ई, ऋस्व उ और ऋस्व री, 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों स्वर अपने दीर्घ रूप में भी प्रचलित हैं। जैसे आप इनको लंबे समय तक लगातार बोलना चाहोगे तो ये प्लूत बनने से पहले दीर्घ में परिवर्तित हो जाएंगे और परिवर्तित होने के बाद जो प्लूत रूप होगा वो दीर्घ का परिवर्तित रूप होगा, न कि हर्षु का परिवर्तित रूप होगा। तो एक तो ए,
एक आ के बाद में दीर्घ ई के बाद में दीर्घ ऊ, उसके बाद में ए, उसके बाद में आई, उसके बाद में ओ के बाद में औ। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि प्लुत स्वरों की संख्या यदि हमें पूछ ली जाए तो संख्या कितनी आएगी? 8। 8 कौन कौन से हैं? तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, इतना ध्यान रखना कि 7 तो दीर्घ वाले और एक हर्ष वाला, 7 तो दीर्घ वाले और एक हर्ष वाला, ये तीनों नहीं होंगे। 8 और 3 कुल कितने हो गए? 11। तो वापस से बता रहा हूं मित्रों कि हमें अभी जो स्वरों का परिचय जो मैंने आपको बताया कि कितने होते हैं, क्या होते हैं, तो उस चीज को वापस से समझो। स्वर संख्या में कितने हैं? 11। स्वर संख्या में कितने हैं? 11। कौन कौन से हैं? ए, आ, ऋस्व ई, दीर्घ ई, ऋस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ और औ। इन 11 के 11 स्वरों का जो विभाजन हमने आरंभ किया है, विभाजन जो हमने आरंभ किया है वो किसके आधार पर किया है? सबसे पहला मात्रा के आधार पर। सबसे पहला किसके आधार पर आरंभ किया है? मात्रा के आधार पर, कि मात्रा के आधार पर इन 11 स्वरों को कितने भागों में बांटा जाएगा। तो मात्रा के आधार पर मैंने इन 11 स्वरों को कितने भागों में बांटा? 3 में। कितने भागों में बांटा? 3 में। 3 भाग कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया हर्स्व, एक हो गया दीर्घ और एक कौन सा हो गया? प्लुत। अर्थात हर्स्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, यानी कि छोटा स्वर, बड़ा स्वर और प्लुत स्वर, या आप कह सकते हो लघु, गुरु और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? एक मात्रा वाले वे स्वर जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, संख्या में 4, ए, ई, उ और री। उसके बाद में दीर्घ स्वर, 2 मात्रा वाले वे स्वर जिन्हें संधि के द्वारा विच्छेदित कर सकते हैं। संधि विच्छेद इन सबका हो सकता है दीर्घ संधि से। ये तीनों के तीनों स्वर दीर्घ संधि से टूटेंगे। ए और ओ ये दोनों के दोनों स्वर गुण संधि से टूटेंगे। और आई और औ, आई और औ ये दोनों कौन सी संधि से टूटते हैं? वृद्धि से। और ये दोनों कौन सी संधि से टूटेंगे? ये दोनों कौन सी संधि से टूटेंगे? गुण संधि से। तो इसमें गुण, दीर्घ और वृद्धि, इन तीनों संधियों के स्वरों को शामिल किया जाता है। उसके बाद में हमने बात करी प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर क्या होते हैं? लंबे समय तक लगातार उच्चारित, लंबे समय तक लगातार उच्चारित यदि किसी स्वर को कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है? प्लुत बन जाता है। और प्लुत स्वरों की संख्या पूछी जाए तो कितने होते हैं? 8। 8 कौन कौन से? 7 तो दीर्घ वाले और एक ए। 7 तो दीर्घ वाले और एक है। अब सवाल ये नहीं आता है, सवाल यहां से क्या आएगा वो समझना। ये दोनों तो आवश्यक क्यों है? संधि को समझने के लिए। जब हम स्वर संधि पढ़ेंगे तो केवल इन 2 स्वरों का महत्वपूर्ण रोल रहेगा। कौन से का? ह्रस्व और दीर्घ का। लेकिन जो प्लुत स्वर होते हैं, प्लुत स्वरों में से जो प्रश्न आता है वो किस प्रकार से आता है? वो हमें स्वर देकर के सवाल नहीं पूछता, वो हमें सवाल क्या पूछता है वो सुनना ध्यान से। जैसे कमरा पूर्णतः खाली हो तो हम कोई भी बात बोलते हैं तो कंपन करती है, गूंजती है, ध्वनियां गूंजती है ना। जैसे कोई कांसे का बर्तन होता है, उसको अपन अंगुली से टच करते हैं तो भी उसमें कंपन होता है। हाथ से छूट के यदि कोई कांसे की थाली नीचे गिर जाती है, कांसे का बर्तन नीचे गिर जाता है तो बहुत देर तक कंपन करता रहता है, जब तक उसको वापस से हम छुएंगे नहीं। इसका मतलब कंपन हो रहा है। देर रात, गहरी रात है और गहरी देर रात में दूर कोई पटाखा जलाया जा रहा हो और उसकी पटाखे की जो ध्वनि होती है वो बहुत देर तक बादलों में गरजती रहती है, गूंजती रहती है। कई बार अपन श्रावण के महीनों में देखा करते हैं, सुनने में आता है कि बिजली दूर चमक रही है, दूर बिजली कड़क रही है, तो बिजली के गर्जना करने की जो आवाज है बहुत देर तक बादलों में गरजती रहती है। कुएं में कोई चीज गिराएंगे तो बहुत देर तक ध्वनि धम 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 की आवाज रिपीट करती रहती है। ये क्या होती है? ये आवाज का दोहरान, ये आवाज का लंबे समय तक कंपन करना। ये कौन सी ध्वनियां होती हैं? प्लुत ध्वनियां होती हैं। क्या होती हैं? प्लुत ध्वनियां होती हैं। एक बार कॉलेज लेक्चरर में प्रश्न पूछ लिया गया क्या कि कुपत ध्वनि कौन से स्वर में शामिल की जाएगी? कुपत का मतलब है कुएं की आवाज कौन से स्वरों में शामिल की जाएगी? बताओ, कुएं में कोई चीज गिराई जाएगी तो जो अंतिम ध्वनि प्लुत रूप धारण कर लेती है तो स्वर कौन सा होगा? प्लुत होगा। शायद आप समझ चुके होंगे। अब मैं आगे बढ़ सकता हूं, ध्यान दो। जो पहला वर्गीकरण था स्वरों का वो अपन ने किसके आधार पर किया है? मात्रा के आधार पर। पहला प्रकार जो हमने स्वरों का किया है वो किसके आधार पर किया है? मात्रा के आधार पर किया है। अब हम जो स्वरों का वर्गीकरण करेंगे, अब हम जो स्वरों को बांटेंगे वो दूसरा आधार ले रहा हूं। देखिए क्या है वो। औस्ताकृति के आधार पर। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, नाम ही अटपटा सा लग रहा होगा पर बहुत ज्यादा सरल है ये। औस्ताकृति। औस्ताकृति का मतलब होता है ओठों की आकृति के आधार पर। ओठ, होठ, होठ नहीं होते, ओठ होता है, लिप्स। इनकी आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और ओठों की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में? केवल 2। कितने भागों में है? केवल 2। थोड़ा इधर लिख देते हैं। ओठों की आकृति के आधार पर कितने भागों में? केवल 2 भागों में। और 2 भाग कौन कौन से हैं वो बता रहा हूं, ध्यान देना। एक तो होता है वृत्ताकार स्वर। एक तो क्या होता है? वृत्ताकार स्वर। और एक इसका विलोम शब्द हो जाता है अवृत्ताकार। अवृत्ताकार स्वर।
वापस से समझना, ओष्ठ आकृति यानी कि होठों की आकृति के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर कैसे कि किसी भी स्वर के उच्चारण करने के समय या अपन किसी स्वर को बोल रहे हैं उस समय आपके होठ किस आकृति में हैं, किसी स्वर के उच्चारण के समय होठ कौन सी आकृति ले रहे हैं, उसके आधार पर कितने प्रकार हैं, दो। एक तो कौन सा आ गया, वृत्ताकार, और एक कौन सा आ गया, अवृत्ताकार। इसी का हमें दूसरा नाम भी मिलता है, वृत्ताकार को कहा जाता है वृत्तमुखी। क्या कहा जाता है, वृत्तमुखी। और इस अवृत्ताकार को कहा जाता है आवृत्तमुखी। क्या कहा जाता है, आवृत्तमुखी। वापस से समझना, वृत्ताकार का पहला नाम तो क्या हो गया, वृत्तमुखी, और अवृत्ताकार का दूसरा नाम अपने को क्या मिल गया, आवृत्तमुखी। आवृत्तमुखी और अवृत्तमुखी का मतलब भी वही है। देखो, वृत्त प्लस आकार, वृत्ताकार का यदि संधि विच्छेद करें तो हमारे पास दो शब्द निकल के आते हैं, वृत्त प्लस आकार, वृत्त प्लस आकार। अर्थात ऐसा कोई स्वर जिसको बोलते समय, ऐसा कोई स्वर जिसके उच्चारण के समय होंठ वृत्त के आकार में गोल होते प्रतीत हो। ऐसे एकदम चाप लगाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मतलब यह है कि हमें ऐसा महसूस होता है जैसे मुंह गोल खुल रहा हो। किसी स्वर के उच्चारण में यदि लगे कि होंठ मुंह या मैं कहूं होठों की आकृति वृत्त के आकार में गोल होती प्रतीत हो रही है, तो उन स्वरों का नाम क्या होता है, वृत्ताकार यानी कि वृत्तमुखी। और वे स्वर जिनके उच्चारण में या जिनको बोलते समय होंठ वृत्त के आकार में गोल नहीं खुलते, इसके अलावा चाहे कैसे भी खुलते हो, चाहे पूरा मुंह खुले, चाहे पूरा मुंह बंद रहे, चाहे त्रिभुज बने, आयत बने, वर्ग बने, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि यदि होंठ वृत्त के आकार में गोल खुल रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा, वृत्ताकार। और वृत्त के आकार में यहां पर देखो अवृत्ताकार, नई चीज क्या जुड़ी है, ए, और उसके बाद में क्या है, वृत्त प्लस आकार, वृत्त प्लस आकार। ए का मतलब होता है नहीं, ए उपसर्ग के रूप में जुड़ा हुआ हो तो उसका अर्थ क्या होता है, नहीं। वृत्ताकार का मतलब वही वृत्त के आकार, और ए का मतलब नहीं। यदि किसी स्वर के उच्चारण में होंठ वृत्त के आकार में नहीं है, वृत्त के आकार में नहीं है, इसके अलावा चाहे कोई सा भी आकार हो, वे स्वर जिसके उच्चारण में होंठ वृत्त के आकार में गोल नहीं है, इसके अलावा किसी भी आकार में होते हैं, तो वो वाला स्वर क्या कहलाता है, अवृत्ताकार। मेरे हिसाब से दोनों आपकी परिभाषाएं बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, वृत्त के आकार में या अवृत्त के आकार में। अंतर क्या रहा, वृत्त के आकार में तो वो स्वर होंगे जिसको उच्चारित करते समय होंठ वृत्त के समान गोल होते प्रतीत होते हो, तो वो तो कहलाएगा वृत्ताकार स्वर। और अवृत्ताकार स्वर किसे कहा जाएगा, कि जिन स्वरों के उच्चारण करने में, जिन स्वरों के उच्चारण करने में ए नहीं, वृत्त का मतलब वही गोल और आकार का मतलब आकृति, वे स्वर जिनके उच्चारण में होंठ वृत्त के आकार में गोल होते प्रतीत नहीं होते, चाहे इसके अलावा कोई सी भी आकृति ले रहे हो, होंठ वृत्त के आकार में गोल होते प्रतीत नहीं होते, तो उसको क्या कहा जाएगा, अवृत्ताकार। अब हमारा अगला सवाल यह आता है कि कौन कौन से अवृत्ताकार हैं और कौन कौन से वृत्ताकार हैं। जो 11 स्वर हैं, उन 11 स्वरों को केवल 2 श्रेणियों में बांटेंगे। केवल एक तरफ का याद कर लेना, दूसरा अपने आप याद रहेगा। देखो कैसे, वृत्ताकार जो स्वर हैं उसमें एक तो आएगा आपका कौन सा, उ, और एक आएगा उ, एक आएगा ओ, और एक आएगा औ, ओ और औ। ये 4 हमें याद रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उ, बड़ा उ, ओ और औ। और अवृत्ताकार में इनके अलावा बचे हुए कौन कौन से हैं, अब देखो, एक तो ए, एक आ, एक ह्रस्व ई और दीर्घ ई, उसके बाद में एक आपका री, ए और आई। तो ये बचे हुए 7, 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7। जो ये बचे हुए 7 हैं, इन 7 स्वरों की हम बात करें तो इनके उच्चारण में होंठ वृत्त की तरह गोल होते प्रतीत, इनके उच्चारण में होंठ वृत्त की तरह गोल होते प्रतीत नहीं हो रहे हैं। जब होंठ वृत्त की तरह गोल होते प्रतीत नहीं हो रहे हो तो इन्हें अपन क्या कह सकते हैं, अवृत्ताकार स्वर। इन्हें हम क्या कह सकते हैं, अवृत्ताकार स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्त की तरह गोल होते प्रतीत हो रहे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वरों की संख्या पूछ ली जाए तो आंसर कितना होगा, केवल 4। केवल कितना, 4। और अवृत्ताकार स्वरों की संख्या यदि हमें पूछी जाती है तो अवृत्ताकार स्वरों की संख्या कितनी होगी, 7। कौन कौन से होंगे, ए, आ, ई, बड़ी ई, री, ए और आई। और वृत्ताकार स्वरों में कौन कौन से होंगे, उ, बड़ा उ, ओ और औ। अब एक बार क्या होता है, अपवाद स्वरूप पूछा गया, हालांकि ऐसे प्रश्न पूछते नहीं, पर कई बार क्या होता है, जुड़ता हुआ सिलेबस पूछ लिया जाता है। स्वर क्या आया था वो ध्यान दो। एक स्वर अपन पढ़ा करते हैं अर्धचंद्र बिंदु, जिसको नाम से संबोधित करते हैं अर्धचंद्र बिंदु, औ। ये आ और ओ के बीच की कंडीशन औ। ये वास्तव में हिंदी में स्वर नहीं है, ये स्वर कौन सा है, विदेशी स्वर है। ये कौन सा स्वर है, विदेशी स्वर है। और ये विदेशी में भी कौन सा, दूसरे देश का है, तो कौन सी भाषा का है, ये अंग्रेजी भाषा का स्वर है। अर्थात
औ का प्रयोग या ओ का प्रयोग जिसमें कॉलेज, नॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल, डॉक्टर इस प्रकार के शब्द लिखते हैं, इस स्वर का प्रयोग जिस किसी भी शब्द पे हो जाता है वो विदेशी स्वर के प्रयोग हो जाने के कारण पूरा का पूरा शब्द ही क्या बन जाएगा, विदेशी शब्द बन जाएगा। सवाल क्या था वो सुनना। एक बार क्या किया गया कि ये अर्धचंद्र बिंदु, ये तो है चंद्रमा और ये है बिंदु, अगर ऐसी वाली कंडीशन होती है तो इसे कहा जाता है चंद्र बिंदु, जिसमें चंद्रमा भी हो और बिंदु भी हो। लेकिन जब चंद्रमा तो हो और बिंदी नहीं हो, जब चंद्रमा तो हो, वापस से समझना, जब आ के ऊपर चंद्रमा तो है लेकिन बिंदी नहीं है तो ये आधी चंद्र बिंदु हो गई। बिंदी होती तो पूरी चंद्र बिंदु होती, अभी बिंदु नहीं है इसका मतलब आधी चंद्र बिंदु है। तो इस अर्ध चंद्र बिंदु को विदेशी स्वर कहते हैं और इस विदेशी स्वर को विकल्प में दे दिया या प्रश्न में दे दिया और सवाल क्या उठाता है, दिया गया स्वर कौन सा होगा, दिया गया स्वर कौन सा होगा। और विकल्प बनाए उसने क्या, वृत्ताकार, अवृत्ताकार, दोनों में से कोई नहीं। वापस से समझना सवाल को। 11 का तो हमें पता है कि 4 ऊ बड़ा ऊ और औ तो होते हैं वृत्ताकार और बचे हुए 7 क्या होते हैं, अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी, और ये 4 जो होते हैं वो वृत्ताकार या वृत्तमुखी। सवाल क्या रहा, सवाल ये रहा कि अर्ध ये जो चंद्र बिंदु है या विदेशी जो स्वर है, आगत स्वर है, मेहमान स्वर है, इस स्वर को लेकर के प्रश्न क्या पूछ लिया गया कि दिया गया स्वर कौन सा है, और विकल्प क्या बनाया, वृत्ताकार है, अवृत्ताकार है, दोनों में से कोई नहीं। अगर इस प्रकार का प्रश्न फिर से दोहराया जाता है तो इसका भी आंसर क्या होगा, वृत्ताकार स्वर। अर्थात विदेशी स्वर अर्धचंद्र बिंदु वाले आ को भी या अर्धचंद्र बिंदु वाले औ को भी किस में माना जाता है, वृत्ताकार स्वरों में माना जाता है। एक बार पूरी चीज वापस से दोहरा देता हूं, क्या कि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के अपन ने कितने प्रकार किए हैं, केवल 2। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार कर लिए, 2। और 2 प्रकार कौन कौन से रहे, एक तो नाम आ गया वृत्ताकार और एक नाम क्या आ गया, अवृत्ताकार। वृत्ताकार का दूसरा नाम हमें मिलेगा तो क्या मिलेगा, वृत्तमुखी, क्या मिलेगा, वृत्तमुखी। और अवृत्ताकार का दूसरा नाम यदि देगा तो हमें क्या देगा, आवृत्तमुखी। ये केवल पर्याय शब्द हैं, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है इनमें, ये केवल पर्याय शब्द हैं। इस प्रकार के शब्द दे देता है। कई बार क्या होता है, विद्यार्थी एक चीज को रटकर चला जाता है, दूसरी चीज से अनभिज्ञ रहता है या दूसरी चीज उसको पता ही नहीं रहती और वो वहां पर गलत अटेम्प्ट कर जाता है। तो इस प्रकार के यदि नाम दे देता है तो आपको ध्यान रखना है कि वृत्ताकार को ही तो वृत्तमुखी कहेंगे, यानी कि वृत्त की तरह मुंह। तो वृत्त की तरह मुंह होने का मतलब पूरा मुंह नहीं, यहाँ पर होठों से संदर्भ लिया जा रहा है। अवृत्ताकार का मतलब वृत्त की तरह नहीं, यानी कि अवृत्ताकार। वृत्ताकार स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। और 4 कौन कौन से हैं, ये आपके सामने है। एक तो ऊ, एक बड़ा ऊ, एक ओ और एक औ। बात आती है अवृत्ताकार कितने होते हैं, तो संख्या पूछे तो आंसर आएगा 7। अवृत्ताकार स्वरों की संख्या पूछी जाती है तो जवाब कितना होगा, 7। कौन कौन से होंगे, एक तो ए, एक आ, एक छोटी ई, बड़ी ई, री, ए और आई। उसके बाद में मैंने एक नई चीज आपको जो बताई है वो क्या बताई है कि अगर आपको अर्धचंद्र बिंदु या विदेशी स्वर देकर के भी पूछ लिया जाए, विदेशी स्वर या अर्धचंद्र बिंदु देकर के भी पूछ लिया जाए कि दिया गया स्वर कौन सा होगा, तो इसका भी जवाब हमें क्या देना है, वृत्ताकार स्वर ही देना होगा। इसका जवाब भी हमें क्या देना होगा, वृत्ताकार स्वर भी देना होगा। मेरे हिसाब से दोनों चीज आपके समझ में आ चुकी होंगी। अपन स्वरों के वर्गीकरण में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, एक तो मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, 2। कौन कौन से, वृत्ताकार और अवृत्ताकार, सॉरी दीर्घ, ह्रस्व और प्लूत। मात्रा के आधार पर 3 और ओष्ठाकृति के आधार पर कितने हो गए, 2। वापस से दोहरान कर रहा हूं, स्वरों के वर्गीकरण में हमने पहला आधार लिया मात्रा के आधार पर, जिसमें कितने प्रकार पढ़े, 3 पढ़ लिए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। ह्रस्व कौन कौन से, एक मात्रा वाले वे स्वर जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, जिनकी एक ही मात्राएं होती हैं, संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। बात आती है दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, 2 मात्रा वाले या संधि वाले स्वर दीर्घ स्वर होते हैं, जिनकी 2 मात्राएं मानी जाती हैं। संख्या में 7 होते हैं। कौन कौन से, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। ए, आई, ओ और औ को हमने 4 नाम और इन चारों स्वरों को अलग से नाम और दिया था, संयुक्त वाला, ठीक है। उसके बाद में हमने बात करी थी कौन से स्वर की, प्लूत स्वर की। उसके बाद में हमने बात करी थी कौन से